Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Hiba Isras and welcome to lecture number 10 of chapter number 2, that is computer memory. The topics which we are going to cover today are types of computer memory and the different types that are included in it. Okay, so we'll start from computer memory, that what is actually a computer memory and how is it classified. So like I told earlier, लाइक आप लोग की मेमोरी है, आप लोग का ब्रेन है, वो कोई ना कोई डाटा स्टोर करता है. तो ऑल डाटा दैट इज़ एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर, चाहे वो इनपुट है, ठीक है, चाहे उसको आउटपुट के लिए कुछ प्रिपेयर करना है, चाहे उसने कुछ चीज़ को प्रोसेसिंग करनी है, तो उसको अपने पास चाहिए. जैसे 3+2 करना है तो उसको 3 भी चाहिए, 2 भी चाहिए. फिर जब 3+2=5 हो जाएगा तो 5 उसको आउटपुट स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करना है. तो जो भी डाटा के साथ कंप्यूटर ने काम करना है, ठीक है, उसके ऊपर वर्कआउट करना है, वो डाटा कंप्यूटर को कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है, चाहे वो टेम्परेरी बेसिस पे करे या परमानेंटली बेसिस पे करे, मतलब कुछ देर के लिए करे और हमेशा के लिए करे. तो उन कामों के लिए आपके पास कंप्यूटर के अंदर होती है मेमोरी. ठीक है, अब मेमोरी जो है, हाँ, हमारे पास उसको आगे दो मेन टाइप्स पे डिवाइड किया हुआ है, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, तो आपके पास जो ये मेमोरी है, इसकी डिवीजन हुई हुई है टू टाइप्स में. आप अपनी ये बुक के पेज नंबर 32 पे इसकी फ्लो चार्ट देख भी सकते हैं, इसके क्लासिफिकेशन चार्ट. तो यहाँ पे आपका है एक मेन मेमोरी एंड दूसरी है आपकी सेकेंडरी मेमोरी. आज के टॉपिक में जो हमने पढ़ना है वो हम देखेंगे कि मेन मेमोरी क्या होती है. मेन मेमोरी के आगे मल्टीपल टाइप्स है, वो भी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. ठीक है, तो मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है. ठीक है, इसके अंदर हर वो डाटा होता है जो कि कंप्यूटर को जिसके ऊपर काम करना होता है. ठीक है, या कंप्यूटर को जैसे ही कोई चीज़ की, फॉर एग्जांपल हमारा ये है प्रोसेसर, ये हमारा सीपीयू है, इस सीपीयू ने 3 और 2 को ऐड करना है, तो ये पहले 3 और 2 मेन मेमोरी में आएंगे. तो हर वो चीज़ जिसके ऊपर प्रोसेसिंग होनी है, ठीक है, जो वो सारा डाटा आपका मेन मेमोरी में आना ज़रूरी है. तो मेन मेमोरी के पास वो डाटा होता है, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि प्रोसेसिंग के टाइम यूज़ होती है. ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए. अब जैसे ही आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मैंने बताया तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सारे के सारे काम आपके हार्डवेयर को, आपके सॉफ्टवेयर को, हर चीज़ को लिंक करते हैं. तो जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं. ठीक है, इन प्रोग्राम्स को अब एग्जीक्यूट होना होता है, क्योंकि इन प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूट होना कंप्यूटर के चलाने के लिए मस्ट है. ओके, तो जो भी चीज़ एग्जीक्यूट होनी हो, जो चीज़ की प्रोसेसिंग होनी हो, वो चीज़ कहाँ आती है, मेन मेमोरी. तो इसी तरह ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपकी मेन मेमोरी के अंदर आता है. जब भी कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं, या बायोस है आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज सिस्टम, वो सब कुछ भी आपका मेन मेमोरी के अंदर आ जाता है जैसे ही आप कंप्यूटर का स्टार्टअप करते हैं. ठीक है, और जितना भी डाटा आपको चाहिए होता है वो सारा का सारा भी मेन मेमोरी में आ जाता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, उसके स्टार्टअप के लिए और डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स रन करने के लिए. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है ऑपरेटिंग सिस्टम की. तो बेसिकली जो मेन मेमोरी है वो एक माइक्रोचिप की फॉर्म में होती है. ठीक है, ये माइक्रोचिप है हमारे पास, इसके ऊपर आपके पास होती है मेन मेमोरी, और ये मदरबोर्ड, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर आपके सिस्टम यूनिट के अंदर एक मदरबोर्ड लगा हुआ होता है जिसके ऊपर भी आपकी सीपीयू की चिप भी होती है, उधर ही आपकी ये मेन मेमोरी भी लगी हुई होती है. ठीक है, ये मदरबोर्ड के ऊपर अटैच हुई होती है या उसके ऊपर इंस्टॉल हुई हुई होती है. ओके, अब जो कंप्यूटर की मेमोरी है, मेन मेमोरी है, उसकी जो साइज़ है वो एमबीज में भी हो सकता है. ठीक है, वो गीगाबाइट्स में भी हो सकता है. तो उसका साइज़ हमारा चेंज करता रहता है. अब
यूज़र का डाटा, फॉर एग्जांपल हमारा पड़ा हुआ डाटा हार्ड डिस्क के ऊपर, ठीक है। यूज़र ने इस डाटा के ऊपर काम करना है, तो जैसे ही आप किसी चीज़ पे काम करना स्टार्ट करेंगे, वो डाटा, वो चीज़ हार्ड डिस्क से या किसी भी एक्सटर्नल स्टोरेज से लोड होके आपकी रैम में आ जाएगी, ठीक है। आपकी रैम में डाटा लोड हो जाएगा और उसके बाद सीपीयू उसके ऊपर काम करेगा, ऐसा कि आपको लोगों को मैंने पहले भी बताया है। अब आपकी जो मेन मेमोरी है, इसकी जो डिवीजन है, इसके मेन 3 पार्ट्स हैं। दे आर इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, रैम एंड रोम, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि प्रोसेसर के अंदर की मेमोरीज, ठीक है। internal processor memory. These memories are directly accessible to the CPU या to the processor, ठीक है। ये CPU है और ये आपकी मेन मेमोरी है। अब इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज वो हैं जो कि सीपीयू डायरेक्टली असेस कर ले, ठीक है। अब सीपीयू जिस चीज़ पे काम करना है वो डायरेक्टली उस चीज़ को, उस जगह को असेस कर ले, उसको कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे ना जाना पड़े। सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान, मेन मेमोरी रैम जिसको भी कहा जाता है, ठीक है, इसके दरमियान डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर सीपीयू को मेन मेमोरी से कुछ चीज़ लेनी है तो सीपीयू को टाइम लग सकता है। इसके लिए हमारे पास एग्जिस्ट करती है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज, जिनको यूज़ करते हुए सीपीयू डायरेक्टली डाटा वहाँ से फेच कर दे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कैशे या फिर प्रोसेसर रजिस्टर्स, ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि कैशे मेमोरी क्या होती है और प्रोसेसर रजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। कैशे मेमोरी एक इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी है, ठीक है। और इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी कौन सी मेमोरी है? जिसको सीपीयू डायरेक्टली असेस कर ले, ठीक है। तो कैशे इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई एक मेमोरी होती है जो कि माइक्रो प्रोसेसर की या तो इसके अंदर होती है, ठीक है, या फिर मदरबोर्ड पर लगी हुई होती है, जैसे कि यहाँ पे है, ये पूरा हमारे पास मदरबोर्ड है, ठीक है। ये फुल हमारे पास है मदर बोर्ड। अब ये कैशे या तो सीपीयू के अंदर होगी या फिर इसके बाहर होगी। कैशे के बेसिकली लेवल्स होते हैं। कैशे 3 हिस्सों में डिवाइड की जाती है, L1, L2 और L3, ठीक है। जो ये L1 लेवल होता है ना, ये ज़्यादातर सीपीयू के अंदर होता है और ये बाकी 2 लेवल आपके मदरबोर्ड पे बाहर लगे हुए होते हैं। अब देखें, जो ये कैशे है ये सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान है। कंप्यूटर का कोई काम भी, सीपीयू को किसी चीज़ पे प्रोसेसिंग करनी है, सीपीयू को एक चाहिए 3, ठीक है। ये पड़ा हुआ है मेन मेमोरी में। ये सीपीयू आपका देखेगा कैशे में, कैशे में इसको 3 मिला, नहीं मिला, फिर ये जाएगा मेन मेमोरी के पास। मेन मेमोरी से डाटा लेकर ये यहाँ से लेकर कैशे में रख लेगा। अब सीपीयू को दोबारा 3 चाहिए, ठीक है। तो सीपीयू को 3 चाहिए, सीपीयू कैशे में सबसे पहले देखेगा, उसको कैशे में मिल जाएगा, उसको मेन मेमोरी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो कैशे मेमोरी से कंप्यूटर की, आपकी सिस्टम की पूरी ओवरऑल स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि मेन मेमोरी तक जाने में टाइम ज़्यादा लगता है, कैशे में जाने तक टाइम कम लगता है क्योंकि ये करीब है। तो जो डाटा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, या कंप्यूटर को जो डाटा आपके सीपीयू को ज़्यादा चाहिए, वो डाटा सारा का सारा आपके कैशे में रख लिया जाता है, ठीक है। और जब उस डाटा पे काम ख़त्म हो जाए तो वो डाटा वापस मेन मेमोरी को दे दिया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। ओके, इसमें लेवल्स होते हैं। ये L1 and L2 कैशे मेमोरीज are built inside the microprocessor chip.
दे हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। ठीक है, जैसे मैंने कहा L1 CPU के अंदर है, कुछ सिस्टम्स में L1 और L2 दोनों के दोनों CPU के अंदर होते हैं। ठीक है, और जब कोई चीज़ CPU के अंदर हो तो उससे डाटा निकालने में टाइम उससे भी ज़्यादा कम लगेगा। ठीक है, क्योंकि CPU के अंदर ही वो चीज़ है, L1 के अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है और वो CPU के अंदर है, CPU जल्दी से L1 से लेके उस पर काम कर लेगा। अगर वो कैश इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मेन मेमोरी में है तो टाइम उससे भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रोसेसर रजिस्टर्स क्या है। Registers are small memory units. Their function is to temporarily store binary information. ठीक है, अब हमारे पास ये CPU है। CPU ने किसी चीज़ पे काम करना है और डाटा को स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल A है हमारे पास और इसकी वैल्यू है हमारे पास 3, हमने इसको स्टोर करना है। तो CPU के अंदर ही हमारे पास रजिस्टर्स बने हुए होते हैं, छोटी छोटी मेमोरी लोकेशंस बनी हुई होती हैं जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल हमें 3 को स्टोर करना है तो एक छोटी सी लोकेशन आपके पास बनी हुई होगी 3, उसको हम लोग CPU के अंदर ही, इसके अंदर हम लोग A को स्टोर कर लेंगे। हमने स्टोर करना है A = 6। हम CPU के अंदर ही एक छोटा सा मेमोरी यूनिट है, छोटी सी लोकेशन है, उसके अंदर इसको स्टोर कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी लोकेशंस है, ये स्मॉल मेमोरी यूनिट्स है, इनको रजिस्टर्स कहा जाता है और ये स्टोर करती हैं बाइनरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा को या ज़ीरोस की फॉर्म में या 1 की फॉर्म में। यहाँ पे मैं 3 और 6 की एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन बेसिकली जो ये स्टोरेज होता है ये बाइनरी फॉर्म में होता है। ओके, तो ये सारी की सारी बाइनरी इंफॉर्मेशन CPU के अंदर छोटे छोटे रजिस्टर्स के अंदर महफूज कर ली जाती है, सेव कर ली जाती है। और जब भी कहीं पे भी प्रोसेसर को CPU को ज़रूरत होती है इस डाटा की, तो क्या होता है कि यहाँ से इंफॉर्मेशन दूसरे पार्ट्स में सेंड कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल आपने डाटा को मेन मेमोरी में लेके जाना है, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से मेन मेमोरी की तरफ पास कर दी जाती है। ठीक है, जब एग्जीक्यूशन के दौरान, क्योंकि जिस चीज़ पर भी एग्जीक्यूशन होनी हो वो सारी चीज़ें कहाँ पड़ी होती हैं, मेन मेमोरी में। तो अगर कोई चीज़ CPU के अंदर रजिस्टर्स पर सेव हुई हुई है और इन चीज़ पे अब काम करना है, 3 और 6 को ऐड करना है CPU ने, तो पहले ये जाएगी मेन मेमोरी में। तो ये आपकी रजिस्टर से उठ के मेन मेमोरी में आसानी आ जाएगी और फिर CPU इसके ऊपर काम कर सकेगा। ओके, तो प्रोसेसर के रजिस्टर्स और कैशे ये दोनों CPU के अंदर मौजूद होते हैं। कैशे का खाली 2 लेवल CPU के अंदर मौजूद होते हैं और थर्ड लेवल CPU के अंदर नहीं बल्कि मदरबोर्ड पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमने जो स्टडी करना है वो रैम को स्टडी करना है। ठीक है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। अब रैम को हम लोग रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं और इसका काम है कंप्यूटर के अंदर एक्टिव प्रोग्राम्स को और एक्टिव डाटा को स्टोर करना। फॉर एग्जांपल आपने पेंट की एप्लीकेशन ओपन करनी है, आपने पेंट के ऊपर काम करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि अब जैसे ही आप इस डबल क्लिक करेंगे पेंट को ओपन करने के लिए, ये उठ के चली जाएगी एप्लीकेशन रैम में और उस टाइम ये क्या बन जाएगी, एक एक्टिव प्रोग्राम बन गई, एक एक्टिव सॉफ्टवेयर बन गया है। ठीक है, एक एक्टिव एप्लीकेशन बन गई है और फिर CPU के पास जाएगी फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, फिर CPU के पास आएगी। तो रैम का काम है एक्टिव प्रोग्राम्स और डाटा को अपने अंदर होल्ड करना। इसको रीड राइट भी कहते हैं हम लोग। ओके, क्योंकि रैम के जो कंटेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेंट इसमें लोड होगी, पेंट को मैंने बंद कर दिया तो रैम से पेंट निकल के वापस चला जाएगा। ठीक है, मैंने फिर ओपन कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS वर्ड ओपन कर दिया। ठीक है,
तो MS वर्ड उठ के पेंट के इसके रैम के पास चला जाएगा। जब MS वर्ड हम लोग बंद करेंगे तो MS वर्ड भी रैम के अंदर से निकल जाएगा। जब भी कोई चीज़ एक्टिव फॉर्म में होगी तो वो रैम के पास जाएगी, और जब वो इनएक्टिव हो जाएगी तो वो रैम से निकल जाएगी। इसीलिए इसको रीड राइट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कंटेंट्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर जो प्रेजेंट एप्लीकेशंस है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं हमारे पास। जितनी रैम आपकी ज़्यादा होगी उतनी आपकी कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स एक्टिव हो सकें। ठीक है, तो जितनी रैम बड़ी होगी उतने ही ज़्यादा प्रोग्राम्स इसके अंदर जल्दी आ सकेंगी और जल्दी एग्जीक्यूशन हो सकेगी। अब हमारे पास दो टाइप की रैम होती है, एक होती है डायनेमिक रैम, दूसरी होती है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम को आप लोग वॉलेटाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, वॉलेटाइल का मैंने बताया था, वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसको कंटिन्यूसली पावर की ज़रूरत होती है अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। अगर पावर चली जाएगी तो इसमें मौजूद डाटा भी चला जाता है। डायनेमिक रैम के अंदर छोटे छोटे मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब के बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, हर बॉक्स का काम है बाइनरी डाटा को सेव करना, आइदर 0 और 1। ओके, अब ये डाटा अपने पास अंदर स्टोर करता है ना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने अंदर डाटा स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया, डायनेमिक रैम के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स होते हैं। ठीक है, और इस मेमोरी सेल को हम लोग ले लेते हैं, ये इक्वल साइज के होते हैं। मेरे यहाँ पे थोड़े से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो एक मेमोरी सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। ठीक है, और इस स्विच का काम है या तो डाटा को ऑन रखना या ऑफ करना। अब हमारे पास जो हमारे नॉर्मल सर्किट स्विचेस होते हैं, या तो वो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं। ठीक है, या तो आपकी लाइट ऑन हो रही है या तो ऑफ हो रही है, या तो उसके अंदर पावर आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो इसी तरह ये मेमोरी सेल्स भी इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं जिनकी दो ही स्टेट्स होती हैं, या ऑन या ऑफ। ऑन के लिए हम लोग यहाँ पे 1 यूज़ करते हैं और ऑफ के लिए 0 यूज़ किया जाता है। और हर एक सेल कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं? खाली एक बिट, मतलब कि एक बाइट का 8वां हिस्सा, सिर्फ एक बिट इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, और ये मेमोरी सेल्स जो है ना, ये हमारे पास बने हुए हैं किससे? इलेक्ट्रॉनिक स्विच हम लोग इसको कह रहे थे, ये बने हुए हैं ट्रांजिस्टर से एंड कैपेसिटर से। अब हमारे पास क्या होता है, इस सेल के अंदर छोटी सी थोड़ी सी पावर डाल दी जाती है। जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम को, तो जो हमारे पास डायनेमिक रैम के सेल्स हैं, इन सब के अंदर थोड़ी थोड़ी बहुत पावर, बहुत लाइट पावर आ जाती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बहुत थोड़ी होती है पावर, तो ये बहुत जल्दी यहाँ से बाहर भी निकल जाती है। ओके, इसलिए कंटिन्यूसली इस सेल को पावर की सप्लाई दी जाए, अदरवाइज इसके अंदर से अगर पावर निकल गई तो डाटा भी आपके पास लॉस्ट हो जाएगा। ओके, तो कंप्यूटर का काम है कि इन सेल्स को कंटिन्यूसली रिचार्ज करता रहे। ठीक है, मैनी टाइम्स पर सेकेंड, अदरवाइज इसके अंदर मौजूद जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो ख़त्म हो चुकी होगी। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी या रैम। ठीक है, यानी कि रैम। और नॉर्मल रैम जो आप लोग कंप्यूटर्स में यूज़ होती है वो डी रैम ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक रैम। Each memory cell in a static memory is like an electronic switch having two states, on and off. जैसे पहले कहा था वैसे ही है। ठीक है, कि आपका जो मेमोरी है छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हुई हुई है, हर सेल को एक इलेक्ट्रॉनिक
स्विच कह रहे हैं जिसकी दो ही स्टेट्स हैं, ऑन या ऑफ। ऑन स्टेट के लिए हम लोग 1 यूज़ करते हैं और ऑफ के लिए हम लोग 0 यूज़ करते हैं। अब इस रैम में हमारे पास ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ज़्यादा ट्रांजिस्टर होने की वजह से ये अपने पास पावर को होल्ड कर सकते हैं और इनको कंटिन्यूसली चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसीलिए ये रैम आपके पास है नॉन वॉलेटाइल रैम, और ये रैम एज अ कैशे भी यूज़ होती है, ठीक है। कैशे का डाटा आपके पास पावर जाने से लॉस नहीं होता, ठीक है। और इसको आप पीरियोडिकली रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको कंटिन्यूसली पावर की ज़रूरत नहीं होती, और इसकी जो स्पीड भी है, स्पीड भी इसकी ज़्यादा है, ठीक है। और इन्हीं सब एडवांटेजेस की वजह से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आज के लेक्चर के लिए मैंने रोम भी प्लान किया हुआ था, बट इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए आई थिंक काफ़ी हो गया है, तो साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, प्लीज़ साथ साथ इसको देखते जाया करें और करते जाया करें, तो आप लोग के लिए इजी रहेगा। और बस थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे, आप लोगों ने कर ली होंगी। एंड अल्लाह हाफिज़।